Hello guys, welcome back on my channel Follow Your Passion. And as you all know, CPM हम complete कर चुके हैं last lecture में. Now we will start about the PERT. PERT is known as the Program Evaluation Review Technique and it's also known as Project Evaluation Review Technique. So एग्जाम में अगर प्रोग्राम की जगह प्रोजेक्ट हो तो डोंट बी कंफ्यूज. प्रोजेक्ट भी यूज़ किया जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अनसर्टेनिटी और अननोन टाइम के ड्यूरेशन को जानने के लिए ही इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है. इट्स एन प्रोजेक्ट टूल. प्रोजेक्ट को मैनेज करने का टूल है. दैट हाउ टू मैनेज द होल प्रोजेक्ट एंड दिस इज यूज्ड टू शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. किस चीज़ में? एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में, शेड्यूल करने में, ऑर्गेनाइज करने में किसी भी प्रोजेक्ट को ये टेक्निक यूज़ की जाती है. एंड इट्स डेवलप्ड बाय द यूएस नेवी. यूएस नेवी ने इसको डेवलप किया था एंड इन 1950 एज द सीपीएम. सीपीएम भी सेम टाइम में डेवलप हुआ था इन 1950 और पर्ट भी 1950 में डेवलप हुआ था बाय द यूएस नेवी. अब पर्ट हमें कब यूज़ करना होता है? ठीक है, क्वेश्चन है अब हमारे सामने कि पर्ट हम यूज़ क्यों करते हैं. जब हम सीपीएम यूज़ कर रहे हैं मैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो पर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो जानते हैं. इन केस ऑफ अननोन टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, जब हमें किसी एक्टिविटी के टाइम का नहीं पता होता, उस केस में हमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लगानी होती है. और वो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम पर्ट के बेसिस पर लगाते हैं कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में. वो हमें कौन बताता है? पर्ट. बिकॉज इफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज इज नॉट नोन विद सर्टेनली and the program evaluation review technique can be used to estimate the probability that the project will be completed by a given deadline. जो probability है वो हमें PERT से पता लगती है कि किस डेडलाइन पे, जो डेडलाइन होती है कि गिवन डेडलाइन पे वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा. ठीक है, तो पर्ट क्या है? हमें ये एक टूल है मैनेज करने का किसी भी प्रोजेक्ट को. ठीक है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एजुकेशन के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि पर्ट बहुत डिटेल में है. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज भी हैं. लेकिन पर्ट को सिर्फ एजुकेशन में इंक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना पड़ता है और न्यू न्यू एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कराना पड़ता है स्कूल में एक टीचर को और एक स्कूल मैनेजमेंट को. तो इसीलिए जो सीपीएम और पर्ट है वो हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो जो पर्ट है वो एस्टिमेट करता है टाइम को 3 तरीक़ों से, 3 स्टाइल्स में. ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट. हम जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट है उसको टी और से डिनोट करते हैं, मोस्ट लाइकली को टी एम से, पेसिमिस्टिक को टी पी से. गेटिंग. तो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है कि हमें जब पता लगाना है किसी भी एक्टिविटी का मिनिमम टाइम विद द फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट की कंडीशन जो है क्या है, फेवरेबल है. सपोज करो कि आपको किसी बच्चे को प्रोजेक्ट देना और उसको उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स जो कंडीशंस हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की वो सारी क्या है, उस बच्चे के फेवर में है. ठीक है, तो उस फेवरेबल कंडीशंस में मिनिमम टाइम क्या होगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का. तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट से यहाँ से पर्ट हम क्या पता लगाता है, मिनिमम टाइम विद फेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट. ये क्या है? बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें ना तो फेवरेबल होती हैं ना ही अनफेवरेबल होती है. जब कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, कॉमन होती हैं, तो क्या होगा एक एक्टिविटी का टाइम कंप्लीट होने का. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट में कि एक टीचर को और एक स्टूडेंट को क्या होता है, पता होता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती है वो बार बार रिपीटेड वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें बार बार टीचर ऑलरेडी रिपीट करा चुका है, उनके बारे में नॉलेज है, तो ईजिली उसको एस्टिमेट किया जा सकता है. क्योंकि भाई लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने, हमने देखा है कि लास्ट टाइम ये एक्टिविटी इतने टाइम में कंप्लीट हुई थी, इतने बच्चों ने की थी, तो इतने टाइम में हुई थी, तो उससे लास्ट टाइम हमने कराया, तो एक एस्टिमेशन लग जाता है. क्योंकि यहाँ पर जो होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिपीटेड नेचर की होती हैं,
नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे डेंजरस टाइम जो एस्टिमेट करना होता है, पेसिमिस्टिक टाइम। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम एस्टिमेट करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। आर यू गेटिंग? किसी भी प्रोजेक्ट की क्या है, कंडीशंस अनफेवरेबल है, मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, बहुत सारी मान लो फेस की जा रही हैं प्रॉब्लम, फिज़िकली प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो कोई मेंटली प्रॉब्लम आ रही है, तो अलग अलग तरह की जो हमारे सामने क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उन चैलेंजेस को साथ में लेते हुए, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस को देखते हुए, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लेगा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। तो जो पेसिमिस्टिक टाइम है, एस्टिमेशन है, वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टाइम बताता है हमें, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, मिनिमम टाइम बताता है। तो क्योंकि कोई भी अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी होगी तब भी डेडलाइन क्या होगी, मैक्सिमम की। अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी आ जाती हैं तो भी हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन से हमें ये सब पता चलता है। और इसीलिए इनको कहा जाता है, जो हमारी ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन है, इसको बोला जाता है बेस्ट कंडीशन, क्योंकि ये क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, बेस्ट कंडीशंस कौन सी होती है हमारी, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन में होती हैं। और मोस्ट लाइकली होती हैं हमारी नॉर्मल कंडीशंस। और जो हमारी कंडीशंस होती हैं बिल्कुल वर्स्ट, वो कौन सी होती हैं, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन की, ठीक है। तो अब इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इनके कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द पर्ट एंड सीपीएम। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जो हमने अभी बात की कि एक प्रोबेबिलिटी का पता लगाता है कि एक प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, विद द डेडलाइन। सीपीएम क्या बताता है, डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम गिवन होता है कि इतनी पर्टिकुलर टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। और यहाँ क्या होता है, टाइम अननोन होता है, किसी भी एक्टिविटी का अनसर्टेनिटी होती है, दैट्स वाई इट लेस अंडर द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक। सो नेक्स्ट वन इज यूज्ड फॉर अननोन। ये अननोन एक्टिविटीज़ के अननोन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या किया जाता है, जो एक्टिविटीज़ बार बार रिपीट हो रही है और नोन है, जिनको एक टीचर बहुत अच्छे से जानता है और वो हर साल रिपीटेडली करिकुलम में इंक्लूडेड उन एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, और वो बहुत सी नॉन है एक टीचर के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ किसके अंडर आएंगी, हमारी सीपीएम के अंडर। और अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर्ट के अंदर आते हैं, और जैसे कि प्लांट मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये हमारे सीपीएम के अंडर आते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं रिसर्च, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होता है, हमें हमारे सामने बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, क्योंकि उस टाइम हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना है। हम फाइंड आउट करने ही तो निकले हैं रिसर्च में। तो यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है, स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है। अभी हमें सर्च आउट करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। तो ये किसके अंडर आएगी, ऑब्वियसली पर्ट के, क्योंकि रिसर्च वर्क में भी हमारे सामने क्या होती है, प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, जिसको लेकर हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बताऊँ मैं, अगर नेटवर्क के थ्रू हम देखते हैं, एक एग्जांपल समझाती हूँ, हालांकि पर्ट इतने डिटेल में हमारे में है नहीं सिलेबस में, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्टिविटी 1 to 2, 2 to 4, तो ये हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनमें अब क्या है, हमें टाइम नहीं पता है, क्योंकि जहाँ हमें अनसर्टेनिटी होती है, टाइम नहीं पता होता है, वहीं हम क्या लगाते हैं, पर्ट टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो अब हमें यहाँ टाइम का नहीं पता है, तो क्या एस्टिमेशन लगाएंगे हम, टी ओ क्या है हमारा, जो मिनिमम टाइम बताता है, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। टी एम जो कि बहुत नॉर्मल होता है, नॉर्मल टाइम जो बताता है। पी जो क्या होता है, हमें मैक्सिमम, अनफेवरेबल कंडीशन में भी हमारा मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या एज्यूम किया जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि अगर देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशन है, तो कम से कम ये वाली एक्टिविटी कम से कम अगर टाइम लेगी तो 1 दिन में पूरी हो जाएगी। और अगर नॉर्मल सिचुएशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में काम करेगी तो 3 दिन में ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर अनफेवरेबल है और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, एक डेडलाइन के साथ ये 5 दिन में तो डेफिनेटली कंप्लीट हो ही जाएगी। लेकिन अब हमें क्या चाहिए है कि कोई एक वो टाइम चाहिए है, अब हम किसी एक्टिविटी को
3 टाइम तो नहीं दे सकते कि एक एक्टिविटी इतने टाइम में कंप्लीट होगी, तो पर्ट क्या करता है, फॉर्मूले को लगा के जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है वो निकालता है। यानी कि अब जो हमारे पास TO TM TP गिवन है उसकी हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना प्रोबेबिलिटी वाला टाइम लगेगा, कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये काम इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब में भी एग्ज़ाम में कोई कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने कोई कंडीशन रख दी जाए, तो उसके लिए आप लोगों को इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ का पता होना चाहिए कि CPM और जो पर्ट है उसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों मेथड ही क्या यूज़ होते हैं, दोनों ही मेथड प्लानिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होते हैं। दोनों ही मेथड प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। आर यू गेटिंग? कोई भी हमें लार्ज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास CPM और PERT दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। बोथ द मेथड्स गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू क्रिटिकल पाथ। दोनों ही मेथड में क्रिटिकल पाथ को क्या किया गया है, सेम इक्वालिटी दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है। प्रोग्राम नेटवर्क दोनों में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी वाइज जो नेटवर्क है दोनों ही PERT और CPM दोनों में कंप्लीट किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। इवेंट और एक्टिविटी मीन्स किस नोड से स्टार्ट हुई है, कौन सी एक्टिविटी हुई है, दोनों में ही इन चीज़ों का को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और डेफिनेट एक सीक्वेंस होती है दोनों की ही, ये नहीं है कि जिग जैग चलते हैं, ये दोनों की ही सीक्वेंस होती है। अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं CPM और PERT में मेन क्या होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है। क्या करने के लिए, कि सपोज करो आपको एक न्यू कार मैन्युफैक्चर करनी है, न्यू स्टाइल की। अब जो कॉमन स्टाइल की कार्स है जो पहले से बनती हुई आ रही हैं वो तो क्या है, नोन है, उनका पता चल चुका है कि ये वाली कार इतने टाइम में और इस तरीके से बनती है। तो अब उनको न्यू प्रोजेक्ट मिला है कि एक नई कार बनानी है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, ऑब्वियसली PERT। तो इस तरह से आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे। मे बी आपको सिचुएशन दे दी जाए कि एक टीचर को एक बच्चे को न्यू प्रोजेक्ट देना है तो वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगी, ऑब्वियसली वो PERT यूज़ करेंगे, क्योंकि टीचर अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दे रही है बच्चे को, तो उसे भी नहीं पता है कि बच्चे इस एक्टिविटी में कौन सी कंडीशन में कितना कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो क्या करेगी, PERT यूज़ करके उसको प्रोबेबिलिटी टाइम को क्या करेगी, पता लगाएगी और उनको एक डेडलाइन प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से ये हमारी एजुकेशन में काम आती है। और अगर हम CPM में देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे जो पहले से एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, जैसे कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे CPM के अंडर आते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड है, पहले रिपीट हो चुकी हैं। हम एनालाइज करके पीछे की अगर हम चीज़ों को एनालाइज करके भी देखेंगे तो CPM वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है, रिपीटेड होती हैं और इनका हमें पता होता है। सपोज करो एक एक्टिविटी है जो कि टीचर कराती है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, एवरी ईयर होती है, चाहे साल में एक बार ही क्यों ना होती हो, लेकिन वो एक्टिविटी रिपीटेडली हो रही है, तो एक टीचर को पता होगा कि किस तरीके से इसको अरेंज करना है, एक्टिविटी को कितना इसके लिए डेडलाइन टाइम देना है, कितना इसके लिए टाइम लगेगा। तो वो कौन सी यूज़ करेगी टेक्निक, ऑब्वियसली CPM यूज़ करेगी। लेकिन जहाँ उसे न्यू एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, बच्चों से नई एक्टिविटी स्टार्ट करानी है, नया प्रोजेक्ट बनवाना है बच्चों से, तो एक टीचर क्या करेगी, एक्टिविटी कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी उस एक्टिविटी के लिए, PERT यूज़ करेंगी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एजुकेशन में इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस है कि कैसे एक टीचर PERT और CPM को यूज़ करते हुए बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस के लिए कैसे वर्कआउट करती हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, दोनों की ही एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, ऑब्वियसली प्रॉपर यूटिलाइजेशन में रिसोर्सेज के, क्योंकि जब हम सब कुछ प्लान करते हैं, सीक्वेंस में चलाते हैं, तो सारा जो क्या है, जो हमारी यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की वो प्रॉपर होती है। ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है, क्योंकि एक टीचर जब पता लगा लेती है कि उसे CPM यूज़ करना है, PERT यूज़ करना है, कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना गिवन टाइम है और कितना टेकन टाइम है, तो क्या होता है,
सब कुछ प्लान्ड होता है तो डिसीजन में इजी होता है, तो जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो भी हाई होती है। आइडेंटिफिकेशन होता है कि ट्रबल कहाँ कहाँ आएंगी, किस कंडीशन में, अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी है तो किस टाइम उसको रिकवर किया जाए और कितना उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ताकि उसकी जो डेडलाइन बनाते हैं हम जो पर्ट के थ्रू, जो फेवरेबल कंडीशन है अगर वो भी सामने आती हैं तो भी हमारा प्रोजेक्ट डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए, डिले होकर भी डिले ना हो। इन दोनों हमारी जो टेक्निक्स हैं उनका मेन सूत्र क्या है, हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ डिले होकर भी डिले ना हो, यानी कि डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो करेक्ट एस्टिमेशन होता है टाइम का, क्लियरिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लेकिन फिर भी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, हमारे जो पर्ट है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ही तो लगा सकते हैं। ठीक है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, लिमिटेड यूज़ होता है इनका। ठीक है, हम किसी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट के लिए ही इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अदर हम जो क्लास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें ये एक टीचर इनको यूज़ नहीं कर सकती है। मोर एम्फेसाइज होता है इसमें सिर्फ टाइम पर, इसमें परफॉर्मेंस पर एम्फेसाइज नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ टाइम पर एम्फेसिस किया गया है। ठीक है, और तो ये सब हमारा क्या था, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंट्रोडक्शन। तो पार्ट में आई थिंक यहाँ एजुकेशन के पेपर में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से चला के देखिए और दोबारा से ध्यान से सुनिए, इसको समझिए, क्योंकि पर्ट और सीपीएम न्यू एडेड जो है हमारे कोर्स में टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से सिचुएशनल क्वेश्चंस बनने की ज़्यादा उम्मीद है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।